वेलकम बैक लर्नर्स। आज हम क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन डेटा सेट के ऊपर काम करने वाले हैं। देखिए, इस प्रोजेक्ट में हम 3 एल्गोरिदम्स को इम्प्लीमेंट करेंगे। लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिसीजन ट्री और रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर। इन तीनों का कोड हम बिल्कुल स्क्रैच से लिखने वाले हैं और इसको आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसका समझते हैं, आइए हम प्रोजेक्ट का क्या वर्कफ्लो होने वाला है। देखिए, सबसे पहले हम क्रेडिट कार्ड इस डेटा को लोड करेंगे। उसके बाद हम इसको डेटा को प्री प्रोसेस करेंगे, यानी कि इसमें क्या मिसिंग वैल्यूज़ हैं या हमें क्या इसमें स्केलिंग अप्लाई करनी है डेटा पे, हम उसको प्रोसेस को पूरा कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम डेटा का एनालिसिस करने के लिए कुछ प्लॉटिंग करेंगे, ईटीए परफॉर्म करेंगे डेटा सेट पे और उसको आपके बॉक्स प्लॉट और हिस्टोग्राम को प्लॉट करके पूरा समझाएँगे। इसके बाद हम इसको डेटा को ट्रेन, टेस्ट, स्प्लिट में डिवाइड करने वाले हैं। जिसके बाद हम इसमें कोई एल्गोरिदम लगाएँगे, जैसा कि आपको बताया, इसमें लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिसीजन ट्री और रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर को हम ट्रेन करने वाले हैं। उसके बाद हम उसकी एक्यूरेसी को चेक करेंगे। एक्यूरेसी के साथ-साथ इसमें इसकी कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को भी प्लॉट करने वाले हैं और उसके बाद इसके हम डिप्लॉयमेंट का कोड देखेंगे। तो चलिए आइए इस प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं। अब देखिए, इससे पहले कि हम कोडिंग स्टार्ट करें, सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ डेटा सेट के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, जो हम आज प्रॉब्लम पे काम करने वाले हैं इस क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन में, ये एक तरह की देखिए एनोमली डिटेक्शन प्रॉब्लम है। अब देखिए, 2 तरह के डेटा सेट होते हैं। हम आज जिस पे काम करने वाले हैं वो अनबैलेंस्ड डेटा सेट है, ठीक है? देखिए, ये दोनों कैटेगराइज़ कैसे होते हैं? देखिए, जैसे कि आपकी कोई डेटा सेट है, इसमें 2 क्लासेज़ हैं। आपको वही प्रेडिक्ट करनी है कि जैसे आपको कुछ सैंपल दिए जाएँगे, आपको बताना होगा कि जेंडर मेल है या फीमेल है। तो देखिए, अगर आपका जो डेटा सेट है जिस पे अपने मॉडल को ट्रेन करने वाले हो, वो अगर 50-50 मान लीजिए, ऑलमोस्ट 50-50 डिवाइडेड है, यहाँ तक कि 60-40 भी चलता है। तो अगर इतना भी डिवाइडेड है, मतलब ऑलमोस्ट बैलेंस डेटा सेट है, उससे क्या होता है, हमारा जो मॉडल होता है उसको दोनों कैटेगरी ऑफ जो प्रॉब्लम है, यानी कि जैसे हमें मेल फीमेल प्रेडिक्ट करना है, तो ये बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। तो दोनों तरह के जो आउटपुट हमें प्रेडिक्ट करने होते हैं, उनके हमें इनफ नंबर ऑफ सैंपल देने होते हैं मॉडल को ट्रेन होने के लिए। तो अगर दोनों में इक्वल प्रेजेंट है, हमारा मॉडल क्या होता है, अच्छे से ट्रेन हो पाता है। लेकिन हम जिस पे काम करने वाले हैं वो आज एक अनबैलेंस डेटा सेट है। इसमें क्या होता है, जैसे कोई एक क्लास होगी वो 99% होती है और जो दूसरी क्लास के सैंपल होते हैं बहुत कम प्रोवाइडेड होते हैं। हमारे इस केस में पॉइंट समथिंग अराउंड, यानी 99.9 जो है वो हमारे सारे नॉन फ्रॉडलेंट वाले, यानी कि ज़्यादातर ट्रांज़ैक्शन जो होते हैं वो नॉन फ्रॉड होते हैं। तो जो हमारे डेटा सेट में 99% डेटा है वो नॉन फ्रॉड वाला है और जो 1% डेटा से भी कम है वो हमारा फ्रॉड वाला है। तो देखिए, हमें क्या करना होगा, कुछ ऐसी टेक्निक्स अप्लाई करनी होंगी जिससे इस अनबैलेंस डेटा सेट को मॉडल को फीड करा सकें और मॉडल उस पे ट्रेन हो सके। उसके लिए अलग-अलग देखिए टेक्निक आती है जो अभी हम आगे समझने वाले हैं। अब आगे बढ़ने से पहले देखिए एक एग्जांपल से इसको और समझ लेते हैं। यानी कि बेसिकली एनोमली कुछ नहीं होता है, कोई एब्रप्ट पैटर्न होता है। यानी नॉर्मल जैसे कोई समझ लीजिए, जैसे समझ लीजिए ईसीजी होता है हार्ट का। तो नॉर्मली जैसे मान लीजिए ऐसे चल रहा है, ठीक है, अचानक से ऐसे स्पाइक करता है तो इसे एब्नॉर्मल बोला जाता है, यानी कि कोई प्रॉब्लम है हार्ट में। इस तरह से क्या है, मान लीजिए जो नॉर्मल ट्रांजैक्शन होते हैं वो नॉर्मल इस तरह से चलते हैं, लेकिन जो एब्नॉर्मल एनोमली होती है, यानी कि जो एब्नॉर्मल होता है वो जो स्पाइक आएगा उसको एब आता है और वापस से फिर नॉर्मल हो जाता है। तो हमें इनको डिटेक्ट करना होता है। तो इसी तरह से क्या होगा, नॉर्मल ट्रांजैक्शन सारे मान लीजिए ये हैं और जो फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन होता है उसमें कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक होती है जिससे हम उसको एनोमली, यानी कि यूनिक केस समझ सकते हैं और अपने मॉडल को ट्रेन कर सकते हैं ताकि ये प्रिडिक्ट करे कि जितने भी एनोमली वाले केस हों, एक्सेप्शंस हों, इनको हमें प्रिडिक्ट करना होता है। अब देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि हम अनबैलेंस डेटा सेट पे काम करने वाले हैं। अब अनबैलेंस डेटा सेट में क्या होता है, मान लीजिए 50,000 रोज़ हैं, ठीक है? उसमें से 2 कैटेगरी हैं, ठीक है? नॉन फ्रॉडलेंट केसेस की और फ्रॉडलेंट ट्रांज़ैक्शंस की। अब देखिए, जो नॉन फ्रॉडलेंट वाले हैं वो 49,500 है मान लीजिए। और जो 500 केसेज़ है वो हमें दिए गए हैं फ्रॉड वाले, क्योंकि फ्रॉड कम होते हैं। तो फ्रॉड वाले हमें इतने कम सैंपल्स दिए गए हैं लर्न करने के लिए, मतलब मॉडल को ट्रेन करवाने के लिए, और इतने सारे दिए गए हैं जो कि नॉन फ्रॉडलेंट है। तो हमें किस तरह से इस डेटा सेट को हम बैलेंस करें ताकि हम मॉडल को फिट करा सकें, उसके लिए देखिए अलग-अलग टेक्निक आती है, जिनमें से एक टेक्निक होती है अंडर सैंपलिंग और एक ओवर सैंपलिंग। तो देखिए, अंडर सैंपलिंग क्या होता है, जैसे कि आपका देखिए वो वाले केसेज़ हैं जो कि नॉन फ्रॉडलेंट हैं और ये वाले जो छोटा-सा डेटा सेट आपको दिख रहा है ये फ्रॉडलेंट वाला है। तो देखिए, इसके कितने कम आपको दिए गए हैं सैंपल्स और यहाँ पे कितने ज़्यादा हैं। हम क्या करते हैं, ये जो बड़ी वाली क्लास होती है इसे हम मेजॉरिटी क्लास बोलते हैं, जिसके ज़्यादा सैंपल अवेलेबल होते हैं, और जो जिसके कम अवेलेबल होते हैं उसे हम माइनॉरिटी क्लास बोलते हैं। तो हम करते ये हैं कि जो मेजॉरिटी क्लास होती है उसका जो एक्स्ट्रा डेटा होता है, जो ज़्यादा दिया गया है, इसे हम रिमूव कर देते हैं, और जो सॉरी, जो ये माइनॉरिटी वाला डेटा सेट होता है इसी की जो लेंथ होती है, मान लीजिए इसके हमें 500 डेटा पॉइंट्स दिए गए हैं, तो इसको भी हम सारे डिस्कार्ड कर देंगे, सिर्फ 500 ले लेते हैं और ये देखिए दोनों फिर 500 डेटा सेट दोनों के हो जाते हैं और फिर हम मॉडल को ट्रेन करते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम देखिए, इसको अभी आपको समझ में आ गई होगी कि ये जो होता है डेटा कैसे हम लॉस हो जाता है। मॉडल देखिए अच्छा ट्रेन नहीं हो पाता, क्योंकि एक तो डेटा कम हो गया, उसमें से हो सकता है जो डेटा हमने लूज़ कर दिया, उसमें कुछ ऐसे पैटर्न हो जो हमारे मॉडल को बेटर प्रेडिक्ट करने में हेल्प करते हैं, पर वो तो देखिए हमने लूज़ कर दिया। क्योंकि जो छोटी वाली माइनॉरिटी क्लास थी, उसकी साइज़ में हम ले आए इस बड़ी वाली क्लास को। तो एक तो ये हो गई अंडर सैंपलिंग, और देखिए ओवर सैंपलिंग क्या होती है कि ये जो मेजॉरिटी क्लास होती है, इसके बराबर हम ले आते हैं इस माइनॉरिटी एक्सक्यूज़ मी, इस माइनॉरिटी वाली क्लास को। तो देखिए, माइनॉरिटी वाली क्लास को अगर इसके बराबर ले आएँगे तो आप सोचोगे किस तरह से ले आएँगे? तो बेसिकली सिंपल हम देखिए कॉपी बना लेते हैं। समझ रहे? जैसे कोई एक डेटा सेट है, मान लो उसकी वैल्यूज़ दी हुई है 1, 2, 1 और वो फ्रॉडलेंट का केस है। उसके बाद दिया गया 3, 4, 2 और वो भी फ्रॉडलेंट का है। तो ये 2 ही अगर हमें सैंपल दिए गए होंगे तो इनकी हम कॉपीज़ बना लेंगे। तब तक कॉपी बनाते रहेंगे जब तक ये जो मेजॉरिटी वाली क्लास है इसके बराबर ना आ जाए माइनॉरिटी वाली क्लास। तो यहाँ पे देखिए दोनों बराबर हो गए। तो ये 2 टेक्निक हुई आपकी, एक अंडर सैंपलिंग और एक ओवर सैंपलिंग। इस ओवर सैंपलिंग को इम्प्लीमेंट करने के कई तरीके होते हैं। हम जो आज इम्प्लीमेंट करने वाले हैं उसे बोलते हैं स्मॉट। आइए इसके बारे में समझ लेते हैं। अब देखिए, स्मॉट क्या होता है, बहुत ईज़ी होता है समझने के लिए। तो जैसे कि अभी आपको बताया कि जैसे अगर हम बड़ी वाली क्लास के बराबर इस छोटी क्लास को लाना चाहें, तो हमें क्या करना पड़ता है, छोटी वाली क्लास में जो भी हमें सैंपल डेटा पॉइंट्स दिए गए हैं, उसको हम कॉपी करके बड़ा बना लेते हैं। लेकिन ये स्ट्रैटेजी जो होती है इतनी हेल्पफुल नहीं होती है, क्योंकि इसमें हम सिंपली कॉपी बना रहे हैं, कुछ नया पैटर्न नहीं दे रहे हैं लर्न करने के लिए। लेकिन इसी का एक इम्प्लीमेंटेशन होता है ये स्मॉट। इसमें क्या होता है, जैसे ये देखिए, ये आपकी मेजॉरिटी क्लास है, ठीक है? इसके देखिए डेटा पॉइंट ज़्यादा दिए हुए हैं और ये आपकी माइनॉरिटी क्लास है, जिसके आपको कुछ डेटा पॉइंट दिए हुए हैं। तो हम सिंपल करते क्या है, केएनएन एल्गोरिथम जो होती है नियरेस्ट नेबर वाली, उसको हम इम्प्लीमेंट इस तरह से करते हैं। ये मान लीजिए जैसे कि माइनॉरिटी क्लास है, तो इसके हम नियरेस्ट नेबर देखते हैं, जैसे ये है, ये है। तो इनके बीच के जो
इनके बीच में जो डिस्टेंस होती है, इनके बीच का ये फॉर्मूला यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। इस फॉर्मूले की मदद से यहाँ पे एक डेटा पॉइंट सिंथेटिक और जनरेट करते हैं। फिर एक यहाँ पे कर देंगे इन दोनों के बीच में, फिर इन दोनों के बीच के लिए यहाँ पे कर देंगे। इस तरह से क्या होता है देखिए एक्स्ट्रा ऐसे डेटा यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है। तो ये वाली क्लास भी जो होती है वो बड़ी बन जाती है। तो अब इन दोनों को मॉडल को दे देते हैं, फीड करा देते हैं ताकि वो उससे लर्निंग कर सके और इस तरह से डेटा जो होता है इसमें क्लास बैलेंस बन जाती है। इम्बैलेंस से बैलेंस कन्वर्ट हो जाती है। उसी को देखिए हमने ये पिक्चर्स में दिखाया हुआ है, ये गूगल में काफ़ी अच्छी पिक्चर्स को एक्सप्लेन कर रही थी। ये सिंपल ये देखिए डेटा सेट यहाँ पे ग्रीन पॉइंट ज़्यादा है रेड पॉइंट से, उसके बाद हमने स्मॉट अप्लाई किया तो देखिए इनके बीच में ये देखिए ब्लू पॉइंट जनरेट हो गए। तो उसके बाद ये देखिए, अब यहाँ पे देखिए कितने कम रेड पॉइंट्स है, अब यहाँ पे देखिए कितने हो गए। तो इस तरह से क्या होता है, ये सिंथेटिक हमने नए जनरेट किए डेटा पॉइंट, इसकी वजह से रेड वालों की नंबर बढ़ जाती है और ये दोनों क्लासेस जो होती हैं ऑलमोस्ट बैलेंस हो जाती है। अब देखिए इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का अनबैलेंस डेटा सेट को प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक तरीका होता है बैलेंस रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर। अब देखिए रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर तो आपको पता होगा ये एक बैगिंग टेक्निक होती है। इसी तरह से क्या होता है, इस बैलेंस का मतलब क्या होता है, इसमें देखिए हम क्या करते हैं डेटा सेट में छेड़छाड़ नहीं करते। अब तक हमने देखिए 2 स्ट्रेटजी समझी, एक होती है हमारी अंडर सैंपलिंग की और एक होती है हमारी ओवर सैंपलिंग की। इन दोनों में हम क्या करते हैं, डेटा सेट को सिंथेटिक तरीके से जनरेट करते हैं। अंडर सैंपल में हम क्या करते हैं, छोटी वाली क्लास के बराबर ले आते हैं, इस बड़ी वाली क्लास को एक्स्ट्रा डेटा हटा के। ओवर सैंपलिंग में क्या करते हैं, जो छोटी वाली क्लास होती है, उसको हम ले आते हैं बड़ी वाली क्लास के इक्वल में। लेकिन इन दोनों में क्या होता है, हम डेटा सेट में कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। वही देखिए बैलेंस रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर क्या होता है, ये आईएमबी लर्न करके एक लाइब्रेरी होती है, इसको आप उसके अंदर से आप इसको इंपोर्ट करके यूज़ कर सकते हैं। अभी आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाएँगे। इसमें बेसिकली करना कुछ नहीं होता है, रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर ही रहता है। अब देखिए मान लीजिए ये आपका एक डेटा सेट है, ठीक है? अब यहाँ पे क्या है, ये इतनी रोज़ जो हैं ये आपकी नॉर्मल मान लीजिए फ्रॉड केसेस की हैं और जो ये जो बाकी क्लासेस हैं ये वाली सारी, ये आपकी नॉन फ्रॉड वाली। तो हम करते क्या है अपने मॉडल कई से रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर के अंदर देखिए होता क्या है, डिसीजन ट्री तो होते हैं, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, कई डिसीजन ट्री देखिए मान लीजिए ये DT1 हो गया, डिसीजन ट्री 1 हो गया, ये डिसीजन ट्री 2 हो गया। इस तरह से मान लीजिए 3 डिसीजन ट्री हम ट्रेन करने का डिसाइड करते हैं। तो हम करते क्या है, ये मान लीजिए 300 रोज़ थी फ्रॉडलेंट केस वाली और यहाँ पे 900 रोज़ है मान लीजिए नॉन फ्रॉडलेंट की। तो हम क्या करेंगे, जब डेटा डिसीजन ट्री 1 को डेटा प्रोवाइड कराएँगे तो हम ये 300 डेटा पॉइंट्स ले लेंगे फ्रॉडलेंट वाले और 900 ना देने के बजाय 300 यहाँ से ले लेंगे। तो दोनों देखिए बैलेंस हो गई और यहाँ पे चली गई 600। उसके बाद जब DT2 को हमें डेटा देने की बारी आएगी तो फिर से 300 ले लेंगे और यहाँ से कोई रैंडम सैंपल के रूप में 300 और ले लेंगे। तो यहाँ पे फिर देखिए 300, 300 600 हो गई। फिर डेटा डिसीजन 3 को देने का डेटा बारी आएगी फिर से 300 ले लेंगे और यहाँ से 300 ले लेंगे। तो इसको भी देखिए 600 मिल गए। यानी तीनों को हमने बैलेंस करके डेटा दिया। अब ये तीनों सेपरेट अपने डेटा सेट पे ट्रेन होंगे। उसके बाद हम अगर ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है तो वोटिंग से इनका मेजॉरिटी ले लेंगे और अगर रिग्रेशन प्रॉब्लम है तो इसकी हम मीन निकालेंगे। तो ये भी अभी आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाते हैं। हेलो गाइस, आज हम इस क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन डेटा सेट के ऊपर काम करने वाले हैं। आप इस लिंक पे जाके सिंपली इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इस डेटा सेट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और जो आज हम कोड करने वाले हैं यहाँ पे उसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे सिंपली डाउनलोड पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं और एक नया नोटबुक क्रिएट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद सिंपली आप अपना डेटा को यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे क्लिक करिए डाउनलोड के लिए। यहाँ पे भी आपने डेटा सेट डाउनलोड किया होगा, वहाँ से इसको सिलेक्ट कर लीजिए और अपलोड कर दीजिए। अब ये देखिए अपलोड होने लगा। जब अपलोड हो जाएगा तो यहाँ पे दिखने लगेगा, ये देखिए नीचे दिखा रहा है कितना डाउनलोड अपलोड हुआ है। तब तक हम यहाँ पे लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर लेते हैं। देखिए हमें इसमें पांडास की जरूरत पड़ेगी मैनिपुलेशन के लिए डेटा पर। उसके बाद कुछ प्लॉटिंग करने के लिए मैटप्लॉटलिब की, pyplot एस pnt, साथ में numpy की। ये सब तो डिफॉल्ट आपको इंस्टॉल कर ही लेनी चाहिए। गिबॉन गिबॉन एज SNS और साथ में हम स्टैंडर्ड स्केलर का इस्तेमाल करेंगे, वो भी आपको बताते हैं किस लिए। ये देखिए डेटा भी डाउनलोड हो रहा है, पूरा हुआ नहीं है, सॉरी अपलोड हो रहा है अभी, पूरा हुआ नहीं। तो जैसे ही अपलोड हो जाता है तब तक हम ये सारी रन कर लेते हैं सेल्स। ठीक है, ये तो सारे बेसिक वाले हैं, जब इनको यूज़ करेंगे तो बाकी एक्सप्लेन कर देंगे। अब डेटा को रीड करने के लिए हम एक डेटा वेरिएबल में ले लेंगे pd डॉट रीड CSV। हाँ, अब देखिए डेटा पूरा अपलोड हो गया। तो यहाँ पे सिंपली क्लिक करना है, आपको कॉपी पैथ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर दीजिए। अब इस सेल को रन कर लेते हैं। ये डेटा रीड हो जाएगा इससे और डेटा इस वेरिएबल में पूरा डेटा फ्रेम स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब हम एक बार डेटा का हेड देख लेते हैं। ये देखिए, अब देखिए इसमें क्या है, देखो इस डेटा सेट में भी बताया गया है, यहाँ पे आप जाके पढ़ सकते हो कि देखिए सिक्योरिटी रीजन की वजह से क्या किया उन्होंने। देखिए कॉन्फिडेंशियलिटी की वजह से इनके जो फीचर्स हैं, इनका देखिए नाम यहाँ पे आपको समझ नहीं आएगा क्या चीज़ है। V2 V3 V4 करके इन्होंने इसको डिनोट किया हुआ है और यहाँ पे एक टाइम करके कॉलम है। अब ये टाइम कॉलम देखिए बिल्कुल कोई इसका यूज़ नहीं है, क्योंकि ये टाइम उस ट्रांजेक्शन का टाइम नहीं है। ये जहाँ जब से इन्होंने डेटा को रिकॉर्ड करना शुरू किया है, जो बेसिकली यहाँ पे इन्होंने डेट दी हुई है सितंबर 2013 का डेटा है, उस दिन से टाइम है रिकॉर्डिंग का। तो इसका हमारे डेटा सेट में कोई यूज़ नहीं होने वाला है। टोटल V28 तक के ये कोई फीचर्स हैं जिनको एक्सप्लेन नहीं किया गया है सिक्योरिटी रीज़न से। और ये अमाउंट है जो ट्रांज़ैक्शन हुआ है और ये क्लास है यहाँ पे कि बेसिकली ये फ्रॉड है कि फ्रॉड नहीं है। तो देखिए आपको सारे यहाँ पे फीचर्स नहीं दिखा रहे हैं, है ना? यहाँ पे सारे फीचर्स नहीं दिखा रहे हैं। V9 के बाद सारे यहाँ पे कोलैप्स हो गए हैं, सीधे V21 से दिखा रहा है। अगर आपको सारे देखने हैं तो आप सिंपली यहाँ पे कोड लिख सकते हो, pd डॉट ऑप्शंस डॉट, ये आपको गूगल पे मिल जाएगा। इससे क्या होता है, सारे कॉलम्स आपको दिखाने लगेगा।
कॉलम्स इक्वल टू नन कर दीजिए, पहले इसमें कोई लिमिट होती है तो लिमिट हट जाएगी। अब इसको फिर से रन करते हैं। हाँ, अब ये देखो सारे कॉलम दिखाने लगा, बीच के कोलैप्स हो गए थे V9 के बाद, ये सारे दिखा रहा है, पर यहाँ पे वैसे देखने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इनके इनका नेम भी बदल दिया गया है, इनकी जो वैल्यू है इसको भी पीसीए से ट्रांसफ़ॉर्म कर दिया गया है, ठीक है? तो ये टाइम कॉलम भी हमारे वैसे कोई यूज़ आने वाला है नहीं है। तो हम डेटा का शेप देख लेते हैं, डेटा डॉट शेप, ये देखिए, इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा रोज़ हैं और तुम्हारा 31 कॉलम है टाइम, और ये सारे V1 से लेके V29 तक, V28 तक, और ये अमाउंट, और ये हमारा टारगेट कॉलम है क्लास वाला। तो टोटल इतने रोज़ हैं यहाँ पे। अब देख लेते हैं इसमें से नल कितना है, क्या टाइप है सबका, डेटा डॉट इन्फो। अब देखो हमारे डेटा सेट में कोई भी नल वैल्यू नहीं है, सारी की सारी देखिए यहाँ से लेके टोटल नॉन नल है, कोई दिक्कत नहीं है, सारे देखिए यहाँ पे न्यूमेरिक फीचर्स हैं, ये यहाँ से भी दिख रहा है, तो हमें ज़्यादा इसमें कुछ करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो हमारा डेटा फ्रेम था, इसमें देखिए ये सारी जो है स्केल्ड है पीसीए से, लेकिन ये जो अमाउंट कॉलम है इनको उन्होंने स्केल करके नहीं दिया है, यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है, कहाँ पे है, अमाउंट के बारे में है, ये देखिए अमाउंट जो है ट्रांजैक्शन में, इसको जो है यहाँ पे नहीं, हाँ ये देखिए टाइम और अमाउंट है, इन दोनों फीचर्स पे इन्होंने कोई भी पीसी अप्लाई नहीं किया है, तो ये रॉ फॉर्म में, मतलब अमाउंट इन्होंने ओरिजिनल दिखाया है, तो देखिए अमाउंट जो है ये इसको स्केल करना पड़ेगा, ताकि ये सब जो बाकी हैं इन्हीं की स्केल में आ जाए, इससे क्या होता है कंप्यूटेशन फास्ट होता है। तो सिंपली हम इसको ये जो ऊपर हमने स्टैंडर्ड स्केलर इंपोर्ट किया था, ये अप्लाई करेंगे सिर्फ अमाउंट कॉलम में, क्योंकि देखिए बाकी फीचर तो स्केल्ड है, और ये जो टाइम वाला है इसको हम ड्रॉप कर देंगे, हमारे किसी यूज़ नहीं आने वाला है, और जो बचा लास्ट वाला ये हमारा टारगेट कॉलम है, तो बस अमाउंट को ही हमें डील करना है, जिसपे हम स्टैंडर्ड स्केलर अप्लाई करेंगे। चलिए करते हैं, हमें यहाँ पे सिंपली हम लिख देते हैं फीचर स्केलिंग, स्टैंडर्ड स्केलर, इसका हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, एससी में स्टोर कर लेते हैं, एससी डॉट फिट ट्रांसफॉर्म डेटा के अमाउंट पे, इस पे अप्लाई करेंगे, और इसको हम डेटा के अमाउंट पे ही स्टोर कर लेते हैं। ये ए कैपिटल होगा, ये देखिए यहाँ पे कैपिटल है ना, ये ए कैपिटल होगा, स्मॉल नहीं होगा, यहाँ पे भी। इसको रन करते हैं, ये इसको इक्वल टू लगेगा यहाँ पे, इसको रन करते हैं। अच्छा, 2 डायमेंशन, अच्छा ये क्या है, डेटा अमाउंट देने से क्या सीरीज़ में कन्वर्ट हो रहा है, और हमको ये लगाने के लिए इसको डेटा फ्रेम में बदलना पड़ेगा, तो इसको हम किस तरह से डेटा फ्रेम में बदल सकते हैं? हुँ, डेटा फ्रेम उसको ब्रैकेट में कर देते हैं। क्या करेगा, सीरीज़ को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर देगा, और फिर ये हम ये स्टैंडर्ड स्केल इसमें अप्लाई कर पाएँगे। ये देखिए अप्लाई हो गया। इसको अप्लाई हो गया, इसके बाद सिंपल ये जो टाइम कॉलम था इसको भी हम ड्रॉप कर देते हैं। डेटा इक्वल टू डेटा डॉट, यहाँ पे हमें कॉलम का नाम बताना पड़ेगा, जो कि है टाइम, और एक्सिस इक्वल टू 1 करना पड़ेगा। आप यहाँ पे कॉलम भी लिख सकते हो, इसको भी रन कर देते हैं। टाइम इज नॉट डिफाइंड इन फाउंड इन एक्सिस, अच्छा टी कैपिटल से होगा, हो गया। अब हम चेक कर लेते हैं हमारे डेटा में कोई डुप्लीकेट है कि नहीं, डुप्लीकेट है डॉट एनी, अगर होगा तो ट्रू आ जाएगा यहाँ पे। देखिए हमारे डेटा में कुछ डुप्लीकेट रोज हैं, या तो हम कुछ चेक कर लें कितना है, या फिर ड्रॉप ही कर लेते हैं, कोई वैसे भी इनका यूज़ नहीं। डेटा डॉट ड्रॉप डुप्लीकेट्स, हम ड्रॉप कर लेते हैं। अब हम देखते हैं हमारा ये जो ऊपर ये जो हमारा क्लास टारगेट वेरिएबल है, इसको देखते हैं कितनी क्लासेज है, मल्टी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है कि कितनी क्लासेज टोटल इसमें। तो वैसे तो देखिए मुझे पता है कि इसमें 2 ही क्लासेज है, क्योंकि डेटा सेट भी बता रहा है कि या तो फ्रॉड होगा ट्रांजैक्शन, या तो नहीं होगा। सजेशन में आया क्या, हाँ, तो या तो डेटा सेट जो ट्रांजैक्शन है वो फ्रॉड होगा या तो नहीं होगा। ये देखिए कितना ज़्यादा हाईली इम्बैलेंस डेटा सेट है, जो कि देखिए यहाँ भी बताया हुआ है। अ, ये देखिए द डेटा सेट इज हाईली अनबैलेंस, पॉजिटिव क्लास अकाउंट्स को इतना, मतलब 99 पॉइंट समथिंग डेटा जो है वो एक क्लास का है, खाली 0.172% सेकंड क्लास का है, वही यहाँ पे देखिए दिख रहा है। तो क्लास 0 है यानी कि नॉन फ्रॉड है, वो तो यहाँ पे देखिए इतने सारे, मगर जो फ्रॉड के केसेस है वो 473 ही है। तो हमें इस हिसाब से डेटा को टैकल करना पड़ेगा, और जनरली एनोमली डिटेक्शन की जो प्रॉब्लम्स होती है इसमें डेटा इम्बैलेंस ही होता है। अब देखिए जो डेटा सेट है, इसमें सारे फीचर्स में देखिए वैसे तो कोई इसमें ईटीए करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इन फीचर किस चीज़ की वैल्यू, मतलब ये क्या है ये समझ में तो आ नहीं रहा है। तो फिर भी हम एक ईडीए लगाते हैं, हम सभी को काम करते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा ईडीए परफॉर्म करते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ मीनिंग नहीं होगा वैसे, तो हम अप्लाई करके देखते हैं। तो हमारे सारे ही कॉलम्स को हम हिस्टोग्राम का प्लॉट कर देंगे, बिन्स इक्वल टू 50, आप खुद भी ट्राई करके देख सकते हो, लेकिन
50 अच्छा काम करेगा। 30, 25। अगर आपको बड़ी फिगर चाहिए हो तो आप ये वैल्यूज यहाँ पे बढ़ा सकते हो। कॉमा कलर इज इक्वल टू रेड, पीएचडी डॉट शो, इसको रन करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, इस डेटा सेट के अंदर जितने भी कॉलम्स हैं, क्लोज कीवर्ड कहाँ पे गलत हो गया, अच्छा यहाँ पे इक्वल नहीं लगा है। तो क्या होगा हमारे डेटा के अंदर, यानी यहाँ ये सारे कॉलम जो इनका हिस्टोग्राम प्लॉट हो जाएगा। थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि बहुत सारे रोज हैं इसमें। ये देखिए ऊपर देखिए कितने सारे रोज थे, ये देखिए प्लॉट हो गए। अब देखिए इससे कुछ मतलब निकाल पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये सभी जो है पीसीए मतलब इनको ट्रांसफॉर्म किया जा चुका है। फिर भी आप देख सकते हो, आप प्लॉट करके एक बार अगर आपको उसमें कुछ इंसाइट मिले तो। लेकिन देखिए इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हम ये कर सकते हैं कि जो अमाउंट है उसको हम ये देख सकते हैं कि दो तरह की देखिए क्लास है इसमें, है ना। जो ऊपर देखिए यहाँ पे, या तो क्लास 0 है या तो क्लास 1 है, यानी कि ये तो नॉन फ्रॉड है तो फ्रॉड है। हम क्या कर सकते हैं, ये देख सकते हैं कि जब फ्रॉड था तो कितने रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ, और जब नॉन फ्रॉड है तो कितने का ट्रांजैक्शन हुआ, हम ये करके देख सकते हैं। इसका हम बॉक्स प्लॉट दिखाते हैं आपको, ताकि आपको ये समझ में आए कि जो फ्रॉड थे उनमें क्या ट्रांजैक्शन अमाउंट था और नॉन फ्रॉड में क्या था। चलिए ये सीधे प्लॉट कर लेते हैं। अभी देखिए यहाँ पे हमने इसको रन किया है, ठीक है। अभी आपको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए प्लॉट हो गया। अब देखिए सिंपल कुछ नहीं किया था, तो पहले मैंने फिगर साइज सेट किया है यहाँ पे 10,6 का। उसके बाद हमें चूंकि दो साइड बाय साइड प्लॉट करने हैं, तो इसलिए हमने सब प्लॉट का यूज किया। देखिए 1,2,1 का देखिए मतलब समझिए, 1,2 यहाँ पे क्या है, 1 से है यहाँ पे फर्स्ट रो, दो कॉलम, मतलब कि एक रो होगी उसमें दो कॉलम में चार्ट प्लॉट होगा। ये देखिए एक रो है, ये और वर्टिकल देखिए दो कॉलम है। देखिए और इसमें 1 नंबर और ये सेकंड नंबर, यानी कि पहला यहाँ पे ये हमने प्लॉट किया है, तो सेकंड नंबर यहाँ पे हमने ये प्लॉट किया है। उसके बाद इसमें सिंपल आईएम शो कर दिया। अब इसके अंदर देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने डेटा में क्लास को फिल्टर किया इक्वल टू 1 से, यानी कि जो फ्रॉड अमाउंट है उसका हमने अमाउंट कॉलम निकाल लिया और इसको फ्रॉड डेटा में ले लिया, उसको हमने प्लॉट कर दिया। उसके बाद सिंपली हमने जो जीरो क्लास वाला था यानी कि नॉन फ्रॉड, उसको लिया, उसका अमाउंट हमने कॉलम निकाला, उसको नॉन फ्रॉड में ले लिया, और दोनों को साइड बाय साइड हमने प्लॉट कर दिया। अब आप इसमें देखिए गौर से देखिए तो आपको सबसे बड़ा डिफरेंस दिखेगा। ये देखिए जो पहला वाला है ये फ्रॉड वाला, तो देखिए फ्रॉड में जो अमाउंट है वो देखिए, पहली बात तो ये स्केल्ड वर्जन है, लेकिन आपको रिलेटिव देखना है। देखिए जो फ्रॉड वाला था उसमें देखिए जनरली सब 8 के अंदर है, यानी कि बहुत छोटे-छोटे ट्रांज़ैक्शन किए गए हैं फ्रॉड वाले में। लेकिन जो नॉन फ्रॉड है, उसमें देखिए हाईएस्ट वाला 100 तक भी गया है, और इन जनरल देखिए ज़्यादातर सब 20 से 40 के आस-पास है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे देखिए सब 8 में खत्म हो गया है। यानी कि हम इससे ये कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि जो भी फ्रॉड डेटा था, मतलब जो भी फ्रॉड ट्रांज़ैक्शन किए गए हैं, उनका जो अमाउंट था वो छोटा था। वहीं जो लेजिट थे उनका अमाउंट काफ़ी बड़ा है, मतलब रिलेटिवली इससे ज़्यादा बड़ा है। अब देखिए हमने ईडीए परफ़ॉर्म कर लिया, ये सारी फीचर स्केलिंग कर ली, बेसिक डेटा लोड कर लिया। अब हमें इसमें मॉडल ट्रेन करना है। तो देखिए बेसिकली जैसा अभी आपको बताया था 3 स्ट्रैटेजी होती हैं। तो एक-एक करके पहले तो यहाँ पे हेडिंग डालते हैं, हैंडलिंग इम्बैलेंस्ड डेटा डेटा सेट। इसका सारा कोड आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा गिटहब की लिंक में। तो ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पहली स्ट्रैटेजी यहाँ पे लगाते हैं, अंडर सैंपलिंग की। स्ट्रैटेजी नंबर 1, अंडर सैंपलिंग, है ना। तो सबसे पहले करते हैं। अब देखिए अंडर सैंपलिंग क्या होता है, अभी आपको एक्सप्लेन किया है। तो देखिए होता क्या है, इसमें जो छोटी क्लास होती है, मतलब जो बड़ी क्लास होती है उसको हम छोटी वाली क्लास के साइज में ले आते हैं, ताकि डेटा सेट इक्वल हो सके। अभी तो इम्बैलेंस है, उससे बैलेंस हो जाएगा। अभी आपको ये करके दिखाते हैं। इसलिए डेटा क्लास में इक्वल 0, यानी कि ये हो गया नॉन फ्रॉड। इसको हम नॉर्मल वेरिएबल में ले लेते हैं, और वहीं पे इसको कॉपी करते हैं। हाँ, ये हमारे हो गए फ्रॉड वाले, तो हम फ्रॉड में ले लेते हैं। यहाँ पे क्लास 1 हो जाएगी, तो ये फ्रॉड वाले हो जाएंगे। इसको हम रन करते हैं। हमने किया क्या बेसिकली, क्लास, अच्छा स्पेलिंग सी कैपिटल हुआ यहाँ पे। अब रन करते हैं। हाँ, बेसिकली हमने किया किया कुछ नहीं, नॉर्मल और फ्रॉड में डेटा जो क्लास था, यानी हमारे जो 0 1 दो क्लासेज है, फ्रॉड नॉन फ्रॉड की, उनको हमने अलग कर लिया। नॉर्मल में डेटा आ गया नॉर्मल वाला, फ्रॉड में फ्रॉड वाला। तो हमें करना क्या है, देखिए फ्रॉड का देखिए पहले आपको शेप दिखाते हैं नॉर्मल और फ्रॉड का। नॉर्मल डॉट शेप, ये शेप देखिए, फिर देखिए कितनी ज़्यादा इसमें रोज है। वहीं पे फ्रॉड वाले देखिए, क्योंकि ये केसेस कम है। इसको देखिए, इसमें मात्र देखिए 473 रोज है। तो देखिए इम्बैलेंस को हमें बराबर करने का एक तरीका है अंडर सैम्पलिंग। अंडर सैम्पलिंग सॉरी, अंडर सैम्पलिंग में क्या होता है, जो छोटी क्लास होती है, जैसे इसमें 473 है, इसके बराबर कर लेते हैं बड़ी वाली साइज को, जैसे नॉर्मल वाली। ये कैसे करेंगे, इस नॉर्मल वाले से हम रैंडमली 473 रोज निकाल लेंगे, और दोनों फिर देखिए 473 हो जाएंगे।
ये सिंपल करने के लिए हम क्या करते हैं, नॉर्मल से डॉट सैंपल आता है, इसको हम n इक्वल टू वैल्यू दे दें, जो वैल्यू आप दोगे उतनी रैंडम रोज निकल आएंगे। हम 473 दे देते हैं, तो इसको हम नॉर्मल में ही सेव कर लेते हैं, नॉर्मल सैंपल। इसको हम रन करते हैं, रन हो गया। अब हम आपको नॉर्मल सैंपल डॉट शेप दिखाते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, 473 का हो जाएगा, यानी फ्रॉड भी देखिए 473 का हो गया, नॉर्मल भी 473 का हो गया, यानी कि अभी इम्बैलेंस नहीं। अब इसमें अपना डेटा मॉडल जो भी हमको ट्रेन करना है वो हम ट्रेन कर सकते हैं। मॉडल ट्रेन करने से पहले जो हमने ये नॉर्मल फ्रॉड वाले अलग किए थे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब इनको वापस हम कॉन्कैटनेट कर लेते हैं, ताकि नया डेटा फ्रेम बन जाए, उस पर मॉडल ट्रेन करें। न्यू डेटा इक्वल टू पी डी डॉट कॉन्कैट। ये मर्ज की तरह होता है, लेकिन ये हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली कॉन्कैट करने के लिए होता है। तो क्या करना था हमें, हाँ, नॉर्मल नॉर्मल सैंपल कॉमा फ्रॉड कॉमा, इग्नोर इंडेक्स ट्रू करना मत भूलिएगा, वरना क्या होता है, 0 1 की डिफॉल्ट इंडेक्सिंग होती है वो भी आ जाती है। इसको हम कर लेते हैं 101 पोजीशन। क्या कह रहा है, अच्छा अच्छा, इसको लिस्ट में देना पड़ेगा। अब इसको रन, अब ये दोनों देखिए कॉन्कैटेनेट हो गए। अब आपको ये न्यू डेटा है, इसका हम क्लास दिखा देते हैं, न्यू डेटा क्लास डॉट वैल्यू काउंट्स। अब इससे पता लग जाएगा 0 1 क्लास में कितनी वैल्यू है। देखिए दोनों में 473 हो गई, तो बस सिंपली अब इसको हम एक्स वाई में ले लेते हैं, ताकि मॉडल ट्रेन करा दें। एक्स इक्वल टू न्यू डेटा, तो इसमें क्या होगा, सारी कॉलम्स आएंगे, बस आखिरी जो अपनी क्लास कॉलम होता है वो नहीं आएगा। न्यू डेटा डॉट ड्रॉप क्लास, तो ड्रॉप कर देते हैं एक्सिस इक्वल टू 1। बाद में जो हमारा वाई वाला होगा, इसमें क्या होगा, इसमें इसमें सिर्फ क्लास वाली कॉलम आएगी, कि हमारा टारगेट है क्लास। इसको रन कर लेते हैं, रन हो गया। अब देखिए यहाँ ऊपर पे हमने ये, अच्छा, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट अभी हमने इंपोर्ट नहीं किया है, इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं। फ्रॉम एसके लर्न लर्न डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। हम इसको ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में डिवाइड कर लेते हैं, तो ट्रेन, हाँ, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में हम अपना एक्स डेटा दे देंगे, वाई दे देंगे, कॉमा टेस्ट साइज बता देंगे, 20% बता देते हैं हम इसको, इसको 0.2, 20 हो गया। एक रैंडम स्टेट ले लेते हैं, रैंडम स्टेट इक्वल टू 42। रैंडम स्टेट लगाने से क्या होता है, अगर आप भी रैंडम स्टेट 42 यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, तो आपका भी डेटा उसी तरह से एक्स वाई के बाद स्प्लिट होगा, जैसे मेरा हो रहा है। इससे क्या होता है, रैंडमनेस नहीं आती, वरना हर बार नया स्प्लिट लगेगा। तब ये जब स्प्लिट होगा, तो इसको एक्स वाई में स्प्लिट होगा, तो इसको हम 4 वेरिएबल्स में इसको लेना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमें लेना पड़ेगा एक्स ट्रेन कॉमा वाई ट्रेन, सॉरी, एक्स टेस्ट होता है यहाँ पे, एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट कॉमा वाई ट्रेन कॉमा वाई टेस्ट इक्वल टू, तो उसको रन करते हैं। हाँ, तो ये डेटा क्या हुआ, एक्स वाई डेटा स्प्लिट हो गया, एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट, वाई टेस्ट में सेव हो गया। अब हम यहाँ पे मॉडल बिल्डिंग अपनी स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि होगी लॉजिस्टिक रिग्रेशन, जैसा कि आपको बताया था। लॉजिस्टिक रिग्रेशन ट्रेन करेंगे, प्लस डिसीजन आई होगा यहाँ पे, डिसीजन ट्री, प्लस हम रैंडम रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर फॉर अंडर सैम्पलिंग। यानी कि हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिसीजन ट्री और रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर तीनों ट्रेन करने वाले हैं। इनको फटाफट हम इंपोर्ट कर लेते हैं। हाँ, देखो हो गया। अब इसलिए कुछ नहीं किया हमने, देखिए लॉजिस्टिक रिग्रेशन इंपोर्ट कर लिया, रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर कर लिया, डिसीजन ट्री कर लिया, और साथ में इनकी एक्यूरेसी चेक करने के लिए एक्यूरेसी स्कोर और कंफ्यूजन मैट्रिक्स। सिंपल। इसमें क्या देखिए, तीनों मॉडल हमको ट्रेन करने हैं ना, तो इसको या तो हम काम कर सकते हैं 1 बाय 1 कोड लिख के कॉपी पेस्ट करके बेसिकली कर सकते हैं, या फिर हम करेंगे कि लूप चलाते हैं, लूप के अंदर ये तीनों वैल्यूज को हम, मतलब तीनों मॉडल्स को हम फिट करके उनकी एक्यूरेसी चेक कर लेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक क्लासीफायर बना के एक डिक्शनरी बनाते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, तीनों मॉडल्स को अपने नाम दे देते हैं। सबसे पहले तो लॉजिस्टिक, फिर आपको एक्सप्लेन करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पहले इसको लिख लेते हैं। देखिए हमने सिंपल क्या किया, लॉजिस्टिक रिग्रेशन डिसीजन ट्री रैंडम फॉर को एक डिक्शनरी में कर दिया। अब इस डिक्शनरी में हम लूप चला देंगे, सिंपल। ये कहाँ पे लिख गया, हाँ, एडिट हो गया था। तो देखिए सिंपल में करना क्या है, हम यहाँ भी इसी डिक्शनरी में लूप चला देते हैं, फॉर नेम कॉमा CLF इन क्लासीफायर फायर डॉट आइटम्स।
बेसिकली होगा कि आइटम से क्या होगा, दोनों वैल्यूज़ आएँगी, तो जो नेम है वो इसमें आ जाएगा, और ये जो मेन हमारा मतलब एल्गोरिथम्स हैं ये सारे सीएलएफ में आ जाएंगे। इससे हम क्या कराएँगे, ट्रेन में फिट करा देंगे, अपने टेस्ट में इसको वो कर लेंगे, बेसिकली प्रेडिक्ट करवा लेंगे। तो यहाँ पे हम ये लूप चला लेते हैं, और इसी लूप के अंदर हम इसकी कन्फ्यूजन मैट्रिक्स और एक्यूरेसी भी कैलकुलेट कर लेंगे। सिंपल में करना कुछ नहीं, सीएलएफ डॉट फिट एक्स ट्रेन कॉमा वाई ट्रेन, इसमें हमने फिट करा लिया। उसके बाद प्रेडिक्शंस ले लेते हैं इसके, वाई प्रेड इक्वल टू सीएलएफ डॉट प्रेडिक्ट एक्स टेस्ट। उसके बाद हम इसको प्लॉट करा लेते हैं इसकी एक्यूरेसी तो लिखना भूल ही गए। इसकी एक्यूरेसी भी यहाँ पे हम प्रिंट करा लेते हैं। पाइथन की एफ स्ट्रिंग का यूज़ करेंगे हम। एक्यूरेसी एक्यूरेसी यहाँ पे वो वैल्यू फिल कर देते हैं, एक्यूरेसी स्कोर। ऊपर हमने ये देखिए यहाँ पे इंपोर्ट किया है ना, यही यूज़ कर रहे हैं। तो इसके अंदर हमें अपने वाई टेस्ट और वाई प्रेड देने पड़ते हैं। वाई टेस्ट कॉमा वाई प्रेड, और सिंपली न्यू लाइन आएगी इसके बाद। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमने कन्फ्यूजन मैट्रिक्स कैलकुलेट करनी है, इसको हम सिंपल हीट मैप से प्लॉट करते हैं ताकि ये अच्छी दिखे। तो सबसे पहले तो पी एल टी डॉट फिगर सेट कर देते हैं, फिक्स साइज इक्वल टू 10,6 एस एन एल डॉट हीट मैप। इसके अंदर देखिए हीट मैप के अंदर क्या वैल्यू पास करनी पड़ेगी, ये हमारा कन्फ्यूजन मैट्रिक्स देना पड़ेगा किस चीज़ के साथ, यही वाई टेस्ट और वाई प्रेड के साथ। तो ये हम इसके अंदर लिख लेते हैं, कन्फ्यूजन कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। इसके अंदर वही सेम वैल्यूज हमें देनी पड़ेंगी, वाई टेस्ट कॉमा वाई प्रेड। साथ में क्या करेंगे, हम एनोटेशन इक्वल टू ट्रू कर देंगे। इससे क्या होता है अभी देखो बताते हैं। और सी मैप, हाँ ये ब्रैकेट यहाँ पे आ गया, सी मैप इक्वल टू रेड। अभी आपको उसका वो बता देते हैं, पी आई टी डॉट एक्स लेबल में लिख देते हैं प्रिडिक्टेड वैल्यूज, प्रिडिक्टेड प्रिडिक्टेड लेबल से लिख देते हैं, और पी एल टी डॉट वाई लेबल ट्रू टू लेवल, और पी एल टी डॉट टाइटल, यहाँ पे भी हम एफ स्ट्रिंग यूज करते हैं, कंफ्यूजन मैट्रिक्स फॉर। ये देखिए यहाँ पे हमने ये नेम लिया था ना, ये यहीं पे नेम आ जाएगा, और पी एल टी डॉट शो। बस एक काम करते हैं, ये नेम है थोड़ा यहाँ पे, क्योंकि देखिए 3 बार लूप चलेगा, तुम कंफ्यूज ना हो, इसलिए हम यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट डाल देते हैं। प्रिंट स्टेटमेंट डाल देते हैं एफ स्ट्रिंग के साथ। ये क्या करते हैं सिंपल, यहाँ पे नेम ताकि लिख के आ जाए। हम्म, तो ये देखिए इसका एनोटेशन ट्रू, और ये सीमा ब्रेड अभी आपको बताते हैं, पहले अच्छे से रन करके देख लेते हैं। तो होगा क्या, देखिए डिक्शनरी में हमने आइटम्स में चलाया था, यानी वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन वन बाय वन करके सीएलएफ में आएंगे। जो पहले सीएलएफ में लॉजिस्टिक रिग्रेशन आएगा, उसको हम प्रिडिक्ट करेंगे, और सॉरी पहले हम फिट करेंगे फिर प्रिडिक्ट करेंगे, उसका हम एक्यूरेसी स्कोर कंफ्यूजन मैट्रिक्स प्लॉट कर लेंगे। उसके बाद दोबारा लूप चलेगा, डिसीजन ट्री होगा, वो सीएलएफ में आ जाएगा, वो उसको हम फिट करेंगे प्रिडिक्ट करेंगे, फिर उसका एक्यूरेसी स्कोर कंफ्यूजन मैट्रिक्स आ जाएगा, और लास्ट टाइम पे रैंडम फॉरेस्ट चलेगा। तो ये दोनों आ जाएगा, इसको हम रन करके देख लेते हैं एक बार। हम्म, ये देखिए, ये देखिए, और ये देखिए ये जो एनोड टूल है, इससे करने से क्या होता है, यहाँ पे देखिए बीच में वैल्यूज लिख के आ जाती हैं सेंटर पे। और सी मैप रेड करने से रेड यूज का ये आपको दिख रहा है पैलेट, जो कलर फॉर्मेट दिख रहा है, यहाँ पे रेड की जगह ब्लू काफी ट्राई कर सकते हो। ये सिंपल हो गया। मतलब क्या हुआ, मॉडल में देखिए हमारे लॉजिस्टिक रिग्रेशन में 93 की एक्यूरेसी आ रही, तो ये उसकी कंफ्यूजन मैट्रिक्स हो गई। ये जो देखिए डिसीजन ट्री क्लासीफायर था, ये नीचे वाला, इसमें 0.9 यानी 90 आ रही, और नीचे से सबसे हमारा रैंडम फॉरेस्ट था, इसमें 94 आ रही। तो इन तीनों को देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनी हुई है। तो सिंपल देखिए मॉडल ट्रेन हो गया। देखिए यहाँ पे देखो एक चीज़ आपको दिख रही होगी, ये एक्यूरेसी देखिए 90 की लाइन में आ रही, कोई अच्छी एक्यूरेसी नहीं है, मतलब अच्छी तो है लेकिन ये एक रिलेटिव टर्म है। अभी आप देखोगे ये जो हमने यहाँ पे स्ट्रेटेजी लगाई थी अंडर सैम्पलिंग, इसको जो हम बदलेंगे, हम और थोड़ा एडवांस स्टडीज ओवर सैम्पलिंग की तरफ जाएंगे, तो देखना एक्यूरेसी और अच्छी आएगी। तो ये तो था अंडर सैम्पलिंग का। अब हम जल्दी से यहाँ पे ओवर सैम्पलिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग डालते हैं, स्टडी नंबर 2 ओवर सैम्पलिंग। ओवर सैम्पलिंग करने अप्लाई करने के लिए सिंपल है कि यहाँ पे हमने क्या किया था, डेटा को जो छोटी वाली क्लास थी उसके बराबर हमने बड़ी क्लास ले आई थी। इस बार हम क्या करेंगे, जो ये बड़ी क्लास होगी इसी के इक्वल साइज में छोटी क्लास ले आएंगे। तो ओवर सैम्पलिंग अप्लाई करते हैं। क्योंकि जैसे आपको बताया, तो ओवर सैम्पलिंग दो टाइप की होती है,
एक तो होता है सिंपली कि आप रैंडम नॉइज़ जनरेट कर दो पॉइंट्स के बीच में, और एक होता है आप केएनएन के थ्रू अप्लाई करो। तो यहाँ पे जो केएनएन का मेथड होता है वो अप्लाई करेंगे, जिसे स्मोट बोलते हैं, वही आपको यहाँ पे अप्लाई करके दिखाएँगे। तो देखिए ओवर सैम्पलिंग के लिए हमने देखिए यहाँ पे ये देखिए ये देखिए, यहाँ पे जो हमने डेटा यूज़ किया था नॉर्मल और फ्रॉड में कन्वर्ट करके, तो हम ये नॉर्मल और फ्रॉड यूज़ नहीं करेंगे, यही डेटा ओरिजिनल यहीं से हम निकालते हैं। क्योंकि हम ये ओवर सैम्पलिंग कराने वाले हैं, तो सिंपल हम करेंगे क्या, जो हमारा एक्स होगा ये हो जाएगा डेटा डॉट ड्रॉप, इसमें हम क्लास ड्रॉप कर देते हैं, कॉमा एक्स इक्वल टू 1, और जो हमारा वाई है वो हो जाएगा डेटा का क्लास, ये ऊपर एक बार हम कर चुके हैं, ये हम रन कर लेते हैं। तो सिंपल आपको हम इसका शेप दिखा देते हैं, कॉमा शेप कॉमा वाई डॉट शेप। हाँ, तो ये इसमें देखिए क्या है, ये हमारा टारगेट हो गया, और ये हमारे बाकी फीचर्स हो गए 29। अब हम देखिए क्या करते हैं, ओवर सैम्पलिंग जो है स्मार्ट SMOT करके बोलते हैं, इसको अप्लाई करते हैं। ये एक स्पेशल IMB लर्न करके लाइब्रेरी होती है, उसके अंदर होता है, तो वहाँ से हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, IMB लर्न डॉट ओवर सैम्पलिंग इंपोर्ट SMOT। अब आप जाके देखोगे ये जो IMB लर्न होता है, इसके अंदर सारे ये जो सैम्पलिंग टेक्निक्स होती हैं, मतलब ओवर सैम्पलिंग अंडर सैम्पलिंग जितनी टेक्निक्स होती हैं सारी यहाँ पे इम्प्लीमेंटेड है, आपको बस इंपोर्ट करना होता है। तो हम यहाँ पे स्मूथ ये इम्प्लीमेंट इंपोर्ट करने वाले हैं, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। अब इसके बाद एक्स्ट्रा आपको पढ़ना हो तो सिंपल आप IMB लर्न लाइब्रेरी के अंदर जाके देख सकते हैं। तो इसको क्या करते हैं, हम अप्लाई करते हैं, तो देखो कैसे अप्लाई होती है। स्मूथ को देखिए हम अप्लाई करेंगे, हमें देखो सिंपल फिट करना होता है, जैसे कि हम कोई मॉडल करते हैं, फिट करेंगे कि उसमें KNN होता है ना, तो फिट रीसैम्पल, इसमें अपने एक्स कॉमा वाई पे कर देते हैं, फिर इसको हम असाइन कर लेते हैं, एक्स नेम बदल देते हैं कॉमा, तो इसमें असाइन कर लेते हैं, इसको रन कर लेते हैं। तो क्या किया, बेसिकली हमने इंपोर्ट किया इस मोड को, और अपने एक्स वाई पे हमने फिट कर दिया, और उसको जो कन्वर्ट हो गया है उसको हमने एक्स वाई रेस में ले लिया। अब आपको दिखाते हैं कि जो हमारी वैल्यू कैसे बदल गई। अब ये देखिए दोनों जो क्लास थी हमारी वो इक्वल हो गई। पहले क्या हुई थी, कम हो गई थी, 473 हो गई थी, अब क्या हुआ, जो बड़ी क्लास थी उसके बराबर छोटी क्लास भी हो गई। तो इसमें सिंपली हम ट्रेन करते हैं मॉडल। अब देखिए ट्रेन करने के लिए पहले हमें ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करना पड़ेगा, जिसके लिए हम कोड ऊपर ऑलरेडी लिख चुके हैं। हम सिंपल इंपोर्ट कर लेते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं, फिर यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं, एक्स की जगह बस यहाँ पे एक्स रेस आ जाएगा, वाई की जगह वाई रेस आ जाएगा। ये क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने एक्स रेस और वाई रेस में लिया हुआ है। इसको हम रन कर देते हैं। अब देखिए ऊपर क्या किया था हमने, कोड लिखा था, ये दोबारा कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होने वाले हैं, अब आपको दिखाते हैं। ये देखिए चेंज तो डेटा में होना था ना, जो कि हमने कर लिया, चीज़ें तो यही अप्लाई होनी, फिर से यही तीनों एल्गोरिथम अप्लाई होनी। लेकिन देखिए एक यहाँ पे चेंज ये होने वाला है, कि जगह रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर इस बार हम अगर सैंपल रन कर देंगे ना, तो जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, मतलब देखिए रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर होता कुछ नहीं है, इसके अंदर डिसीजन ट्री बिल्ड होते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं पास करेंगे, यानी कि एन एस्टिमेटर जो पैरामीटर होता है उसको कोई वैल्यू नहीं देंगे, तो डिफ़ॉल्ट 100 होती है। यानी कि रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर के अंदर 100 डिसीजन ट्री ट्रेन होंगे, और इतनी सारी देखिए यहाँ पे रोज़ हैं, तो टाइम लगेगा। तो इसको हम क्या करेंगे, ट्रीज़ होते हैं डिफ़ॉल्ट 100 होते हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, कम कर देते हैं। एन एस्टिमेटर्स करके एक पैरामीटर होता है, इसके अंदर बता सकते हो आपको कितने डिसीजन ट्री चाहिए, क्योंकि रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर जो होता है वो डिसीजन ट्री का कलेक्शन होते हैं बेसिकली। मतलब रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर के अंदर कई सारे हम डिसीजन ट्री ट्रेन करते हैं, उसके बाद हम उनका वोटिंग करा के जो मैक्सिमम आता है वो हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 10 दे रहा था कि फास्ट ट्रेन हो। अगर आप इसकी वैल्यू डिफॉल्ट खाली छोड़ दोगे तो काफ़ी देर लगता है ट्रेन होने में, बाकी कोई फर्क नहीं। बाकी सब सारा कोड देखिए सेम रहेगा, एक एक करके लॉजिस्टिक रिग्रेशन आएगा, ट्रेन होगा, वही सब सेम है। उसको भी रन कर लेते हैं। अब देखिए उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इससे ज़्यादा टाइम लगने वाला है जो यहाँ पे हमने रन किया था, क्योंकि इसमें क्या था देखिए, मात्र 473 रोज़ थी, लेकिन इस बार देखिए यहाँ पे रोज़ बढ़ गई हैं। ये थोड़ा टाइम लगेगा, तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन तो ट्रेन हो गया, इसकी देखिए ऑलरेडी एक्यूरेसी बढ़ चुकी है, 94 हो गई। पिछली बार देखिए कितनी थी, पिछली बार लॉजिस्टिक रिग्रेशन 93 थी, बाकी दोनों की देखिए 94 थी, यानी कि हाईएस्ट पिछली बार हमने 94 अचीव की थी। इस बार हम देखते हैं जो कि बढ़ गई आएगी, क्योंकि यहाँ पे डेटा सैंपल ज़्यादा है, थोड़ा टाइम लग रहा है, इसको हम कट कर देते हैं। तो जब ये तो बाकी मॉडल ट्रेन हो जाएंगे तो आपको दिखाते हैं। देखिए ट्रेन हो रहा है, ठीक है, ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन की 94 आई, पिछली बार से बढ़ के आई, तो देखिए डिसीजन ट्री 99 हो गया ऑलरेडी। तो पिछली बार देखिए डिसीजन ट्री कितनी आई थी, डिसीजन ट्री देखिए 90 आई थी, तो अभी 90 कितनी हो गई, 99 हो गई ऑलरेडी। देखिए ओवर सैम्पलिंग जो आपने किया है स्मार्ट की हेल्प से, ये देखिए यहाँ भी ये इससे बेटर स्ट्रेटजी है, क्योंकि आप ये देखो ना, अंडर सैम्पलिंग जब आप करते हो, यानी अपनी बड़ी क्लास को जब आप छोटा कर लेते हो, तो आप कितना सारा डेटा लूज़ कर रहे हो, इस वजह से ये स्मार्ट ने बेटर परफॉर्म किया। इसके भी अपने डिसएडवांटेज है, इसको आप पढ़ सकते हो नेट पे। एक तो जैसे मैं आपको बता दूँ, हमें ध्यान आ रहा है कि स्मार्ट में क्या होता है, ये ईज़िली इफेक्ट हो जाता है जब आपके डेटा में आउटलायर होते हैं। खैर, ये देखिए तीसरा ट्रेन हो रहा है, रैंडम फॉरेस्ट भी हो गया। ये देखिए इसकी भी 99 आई, इसमें 99.7 99.7 है, इसमें देखिए 99
9 है, ये तो और भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सिर्फ देखिए जो टाइप 1 की गलतियाँ कर रहा है 11 और टाइप 2 की गलतियाँ सिर्फ 2 कर रहा है। यानी पहली बार पिछली बार की काफ़ी इंप्रूवमेंट है। अब जो तीसरा हम जल्दी से अप्लाई कर लेते हैं, स्ट्रेटजी नंबर 3 इसको बोलते हैं बैलेंस्ड रैंडम फॉरेस्ट। हुँ। अब देखिए इसमें हमें डेटा में कोई चेंज नहीं करना पड़ता है, क्योंकि ये जो बैलेंस रैंडम फॉरेस्ट चीज़ है, मतलब एल्गोरिदम है, ये खुद में इतना इस तरह से काम करता है कि डेटा को अपने लिए बैलेंस बना लेता है। तो सिंपली इसको ये देखिए पिछली बार ये जो हमने ये देखिए स्मार्ट को हमने कहाँ से इंपोर्ट किया था, ये देखिए आईएमबी लर्न से ना। यहीं पे दूसरी स्ट्रेटजी होती है, जितनी भी स्ट्रेटजी होती है अंडर ओवर सैम्पलिंग की सारी इंप्लीमेंटेड है। तो इसके लिए ये देखिए आईएमबी लर्न से इसको भी हम इंस्टॉल कर लेंगे। ensemble इंपोर्ट बैलेंस्ड बैलेंस रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर। हाँ, इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं। और जल्दी से हम डेटा को इसमें कुछ करना नहीं है, तो डेटा हम जल्दी डिवाइड कर लेते हैं। डेटा डॉट ड्रॉप, इसमें क्या होगा, इससे हम क्या हटा देंगे, क्लास वाली हटा देंगे। एक्सिस इक्वल टू 1 कर लेंगे, तो वाई में आ जाएगा हमारा डेटा, क्लास एक्स और वाई में डेटा डिवाइड कर लिया। अब जल्दी से हम ट्रेन टेस्ट स्प्लिट ऊपर से कॉपी कर लेते हैं कोड, ये तो सेम ही रहने वाला है। इसको रन कर लेते हैं। नहीं नहीं, एक्स रेस वाई रेस नहीं होगा, यहाँ पे गलत हो गया। इसको फिर से रन करते हैं, इसको रन करते हैं। हाँ, यहाँ पे एक्स होगा, पिछली बार वाला हम हटाने भूल गए थे। हाँ, चलाते हैं। हाँ, अभी हो गया। हम जल्दी से आपको वाई ट्रेन की वैल्यूज दिखा लेते हैं। डॉट वैल्यूज काउंट, तो इसमें देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ा होगा, क्योंकि यूज वैल्यू काउंट होता है। अब देखिए इसमें फ़र्क नहीं पड़ा होगा, हमने डेटा में कोई चेंज नहीं किया। तो देखिए अभी भी एक माइनॉरिटी में है क्लास, लेकिन ये जो इसकी इंटरनल वर्किंग होती है बैलेंस रैंडम फॉरेस्ट की, ये इसको मैनेज कर लेगी। अभी आपको एक्सप्लेन भी किया है। सिंपल इसका हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब इसके अंदर देखिए रैंडम स्टेट सेट कर देते हैं, ठीक है। जो अगर आपको उसकी वर्किंग पता होगी, तो स्प्लिट जब डेटा करता है तो रैंडम ना करिए, इसलिए हम इसको इसमें कर लेते हैं। उसको हम एक क्लासीफायर में इसका हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, क्लासीफायर। और इसको हम जल्दी से फिट करते हैं अपने डेटा पे, फायर डॉट फिट एक्स ट्रेन कॉमा वाई ट्रेन, इसको फिट कर लेते हैं। इसके बाद हमें प्रिडिक्शन निकलवानी होंगी बस। देखिए थोड़ा टाइम लग रहा है, हो गया। तो हमें करना क्या है, क्लासीफायर डॉट प्रिडिक्ट, इसमें करना है एक्स टेस्ट में हमारे। इसको हम वाई पीरियड में सेव कर लेते हैं, ताकि हम इसको क्लासिफिकेशन रिपोर्ट में यूज़ कर पाएँ। इसको हम रन कर लेते हैं। हाँ, अब हम वही सिंपल यहाँ पे जो कोड था ऊपर का, इसको यूज़ कर लेते हैं। कहाँ गया, हाँ ये वाला हम सबसे पहले यूज़ कर लेते हैं। इसके बाद ये तो हमें एक्यूरेसी दे देगा। इसके बाद हमें इसकी कन्फ्यूजन मैट्रिक्स भी चाहिए होगी, ये वाला कोड भी ले लेते हैं। ये दोनों लाइन काम करते हैं, ये दोनों लाइन भी ले लेते हैं, यही लेते हैं खाली। तो यहाँ पे फिगर साइज आते हैं, कुछ चेंज करना हो तो वाई टेस्ट हो गया, वाई पीरियड हो गया, ये प्रेडिक्टेड लेवल 2 लेवल सब सही है। पीएलटी डॉट शो लिखना पड़ेगा, और हीट मैप ये हो गया। चलिए हम इसकी एक्यूरेसी देख लेते हैं। हम्म, इसकी देखिए 98 आई, मतलब कि जो हमारे डेटा सेट में बेस्ट परफॉर्म किया और रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर ने किया है, वो भी जब हमने इसको हाइपर पैरामीटर ट्यून नहीं किए, सिंपल यहाँ पे सिंपल हमने वैल्यू 10 दी है एस्टिमेटर की। यहाँ पे और भी पैरामीटर होते हैं, इसको आप देखिएगा रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर को, आप इसको ग्रिड सर्च सीवी से आप इसको ट्यून कर सकते हैं बेटर एक्यूरेसी के लिए। लेकिन ऑलरेडी देखिए यहाँ पे जो फॉरेस्ट क्लासिफायर हमारा बहुत कम गलतियाँ कर रहा है, टाइप 1 गलतियाँ 11 कर रहा है, टाइप 2 गलतियाँ बस 2 कर रहा है। काफ़ी अच्छी इसकी ऑलरेडी एक्यूरेसी है। तो मॉडल में देखिए वर्क तो किया है। और ये जो हमने लास्ट में ट्रेन की थी बैलेंस रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर, इसने भी अच्छा परफॉर्म किया है 98। लेकिन इसकी प्रॉब्लम क्या है, इसमें टाइप 1 एरर बहुत हो रही है, तो इसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं। तो इसी पे फोकस करते हैं। अगर लेकिन देखिए हमने सोचा तो पहले इसको मॉडल डिप्लॉय करेंगे, लेकिन अभी सोचते हैं इसको यहीं पे कंक्लूड करते हैं, क्योंकि ये देखिए आपको रीज़न बताते हैं। देखिए ये जो इसमें फीचर दिए हुए हैं, ये कोई रेलेवेंट नहीं बनाता है। अगर हम उसका फ्रंट एंड स्ट्रीमलीट पेज बनाएंगे या एपीआई बनाएंगे, तो ये V19 V20 है क्या, ये हमें एक्सप्लेन नहीं किया गया है। यहाँ पे देखिए सिक्योरिटी रीजन से यहाँ पे लिखा हुआ है कहीं पे, ये देखिए कॉन्फिडेंशियलिटी इशू की वजह से इनके नेम्स वगैरह वैल्यू सब चेंज कर देंगे, तो इसका फ्रंट एंड बनाने का कोई सेंस नहीं बनाता है। एक्चुअल में हमने जो इतनी मेहनत करी इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाने में, यही इसके लिए इनफ है। इसको हम यहीं तक रखते हैं, इसको डिप्लॉय नहीं करेंगे। बाकी अगर आपको डिप्लॉय करना हो तो ऐसे सिमिलर प्रोजेक्ट हमने डिप्लॉय किए हुए हैं, आप चैनल पर चेक कर सकते हैं। वही सेम इसका फ्रंट एंड बनाना है। 29 फील्ड्स होंगी, यूजर फील्ड देगा वैल्यू, और आप एडिट करा सकते हो। होप करते हैं आपको और हेल्प मिली होगी, कुछ अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई होगी। थैंक यू गाइस।